नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों चलिए भेड़िया की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है मीन। मीन का अर्थ होता है मछली। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। जमीन से हजारों फीट नीचे की दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी दिखाई देती है। देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। तरह तरह की मछलियाँ और पौधे, जिनमें से कुछ तो बहुत ही अजीब होते हैं, जैसे ये जेलीफिश। इसका नाम है युद्ध का पुर्तगाली सैनिक और एक कैंपास जेलीफिश। ना जाने क्या क्या खजाना भरा पड़ा है। अरे अरे, ये देखिए, दो सीपी आपस में लड़ रही हैं, जैसे यहाँ पर भी लड़ाई ने पीछा नहीं छोड़ा। और इसे कौन नहीं जानता, मजबूत 8 भुजाओं वाला पानी का बादशाह, जिसे पकड़ ले कभी ना छोड़े। और मछलियाँ की तो ना जाने कितनी जातियाँ रहती हैं यहाँ, कितने रंग बिरंगे स्वभाव से, शांत सरल। अरे देखो देखो, राजा केकड़ा भागता जा रहा है। और कुछ खतरनाक, जैसे ये यूरोपियन कैटफिश और ये पतली लंबे मुंह वाली एलिगेटर गार्ड मछली। क्या बात है, इसका पेट भी लंबा और मुंह भी। और कुछ बहुत ही खतरनाक, जैसे ये नीली शार्क। जमीन पर उड़ने वाले चिड़िया तो बहुत होती है, लेकिन लेकिन ये तो पानी में उड़ रही है, लेकिन है मछली ही। अरे, ये क्या निकला, जमीन की छाती फाड़कर तेजी से सतह की ओर चल दी वो भयानक सी दिखने वाली आकृति। परवाह नहीं, चाहे रास्ते में शार्क ही क्यों ना आ जाए, कोई नहीं रोक सकता उसे, शार्क भी नहीं। और ऊपर जमीन पर जंगल में कहीं शांति होती है तो कहीं अशांति, पर नदी में शांति अशांति साथ साथ पानी पीती है। यदि नदी पर कोई खूंखार जानवर आ जाए तो अशांति हो जाती है, और जब वो खूंखार जानवर चला जाता है तो शांति हो जाती है। ऐसे में 3 ऋषि नदी पर अपना भोजन पकड़ रहे थे। अचानक पानी के अंदर से उठने वाला सैलाब आ गया पानी की सतह पर, और आ बैठा नदी की अल्हड़ लहरों पर। हड़बड़ा गए तीनों रीछ उस मंजर को देखकर, भूल गए अपना खाना पीना। और नदी का शांत वातावरण रीछों की चीख पुकार से गूंज उठा। देखते देखते नदी में बहता सफेद पानी लाल लाल दिखाई देने लगा, क्योंकि इन 3 रीछों में से एक रीछ पानी की सतह पर औंधा पड़ा हुआ था। वैसे तो रीछ बहुत ही कम डरते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई और ही बात थी। दोनों रीछ किनारे की तरफ लपके, लेकिन एक रीछ तो भागने में सफल हो गया, परंतु यह भागा मौत से जूझ रहा था। की खचाक, चंद सेकंड की मेहमान उसकी जिंदगी जल्दी मौत के आगोश में सो गई। ठीक ही है, जब बचाने वाला ही अपने हाथ खींच ले, फिर चाहे कोई कहीं भी जाकर क्यों ना छुप जाए, मौत उसका पीछा कर ही लेती है। मौत का वारंट निकलने के बाद शायद ही कोई उससे बच पाता है, ठीक इस तीसरे रीछ की तरह। फिर तो मौत का कैदी कितना ही क्यों ना छटपटा ले, बचना बहुत ही मुश्किल होता है। खच, चट्टान के नीचे फैला खून ऐसा लग रहा था मानो किसी पेड़ को फूलने फलने के लिए पानी डाला हो। कौन है ये, क्या मिलेगा इसे, इस तरह इन जानवरों की भयानक हत्या करके। सही मौत का जीता जागता अवतार थी वो आकृति। हक, हास, मीन ने तुम्हारे हत्यारे को मार डाला मेरी प्यारी, मैंने तुम्हारे खून को उसके खून से धो दिया। लेकिन किसी खामोश डाकिये ने पहुंचा दिया पैगाम जानवरों के मसीहा तक। अरे, ये पानी लाल कैसे हो रहा है जेन, देखो तो जरा। दौड़ के आई जेन उधर। अरे, ये तो खून लगता है। जैन की पूरी बात सुनने से पहले ही भेड़िया पानी के रास्ते उसी ओर हो लिया। ज्यादा देर भेड़िया को वहां पहुंचने में नहीं लगा, लेकिन वहां 2 रीछों की लाशों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। किसने किया होगा यह सब, और वो भी इस तरह से। गुस्से से चेहरा सख्त हो गया भेड़िया का। कौन है इनको मारने वाला, सामने आओ। तभी जैन भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। दोनों के काफी खोजने के बाद चट्टान के पास एक रीछ की लाश और मिल गई, लेकिन उन्हें मौत की नींद सुलाने वाला कहीं ना मिला। किसने मारा होगा भेड़िया इनको इस तरह से, समझ में नहीं आ रही है मुझे भी जैन, कि कौन इनको मार गया। खाने के लिए तो मारा नहीं उनको, फिर किसने शौकिया मार डाला इनको। लेकिन सिर पटकने से कुछ हाथ नहीं लगता।
जंगल में फूजो अपने बीमार घायल जानवरों के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था। पास ही लगी बूटियों को तोड़ने के लिए जैसे ही फूजो ने हाथ बढ़ाया, भड़ाम, धरती का सीना फाड़ कर वह दरिंदा फिर आ गया मौत का तांडव करने के लिए। खच, और झपट पड़ा पास ही चरती भैंसों पर, और फूजो के देखते ही देखते मार डाली उसने 2-3 भैंसे। ये कैसा प्राणी है और इन भोली भाली भैंसों को क्यों मार रहा है? जल्दी वापिस समा गया जमीन में। खच खच। ऐसे में फूजो को जरूरत पड़ी भेड़िया की। घर पहुंचते ही एक भेड़िया ने संदेश भिजवा दिया फूजो ने भेड़िया के पास। उफ उफ, जल्दी चलो भेड़िया के मसीहा, आपको फूजो ने बुलाया है। अच्छा चलो। भेड़िया को लगा कि शायद फूजो को जरूरी काम है, इसलिए भेड़िया भी तेजी के साथ फूजो के पास जा पहुंचा। आओ भेड़िया, मुझे उम्मीद थी तुम जल्दी ही आओगे। हाँ फूजो, बोलो क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? फूजो को तो जैसे बेचैनी थी भेड़िया से मिलने की, इसलिए एक ही सांस में बताता गया सारी घटना भेड़िया को। बिल्कुल ठीक ऐसे ही तरह मुझे भी वृक्ष मरे पड़े मिले थे। ऐसा कैसे है वो प्राणी और उसे क्या दुश्मनी है इन भोले भाले जानवरों से? पता नहीं भेड़िया, कौन है, क्या है वो? तुम उसे खोजो, नहीं तो वो इस तरह सारे जानवरों को मार देगा। हाँ फूजो, मैं पहले तुम्हारे वाले स्थान पर खोज करूंगा। भेड़िया अपनी आंखों में अंगार लिए चल पड़ा उस बेरहम दरिंदे को खोजने। शाम को सूरज ढलने के साथ ही अपना कदम आसमान पर रखती है रात और अंधेरा हो जाता है। एक भेड़िया परिवार भोजन का आनंद ले रहा था, तभी वहां मौत का पुजारी आ पहुंचा। वहां पर अच्छे खाते पीते परिवार की शांति को भंग कर दिया मीन ने। बेरहमी से मार रहा था मीन उन भेड़ियों को। रात के सन्नाटे में हल्की सी आवाज भी दूर तक सुनाई देती है, जिसकी चुप पुकार पहुंच गई भेड़िया तक, जो अपने महल की छत पर बेचैन खड़ा था। भेड़िया की चीखने की आवाज सुनकर भेड़िया बिना किसी चीज की परवाह किए छत से ही पेड़ पर कूद पड़ा। फूजो की पेड़ों की डाली पर झूलता हुआ भेड़िया आ पहुंचा घटनास्थल पर। ओह, ये है वो दरिंदा, आज नहीं छोड़ूंगा इसे। मीन भी भेड़िया को देखकर उस पर झपट पड़ा। धड़ाक। मीन का हमला करने का तरीका समझने के बाद भेड़िया समझ गया कि अगर उसके सिर की टक्कर से नहीं बचा गया तो शायद आज अपनी जान से हाथ धो लेना पड़ेगा। इधर जेन ने जब भेड़िया को किले में नहीं पाया तो वह भी मसाल लेकर शोर की तरफ लपकी। ओह, भेड़िया तो यहाँ फंसा हुआ है। ओह जेन, वहीं रहो, यहाँ मत आना, एक खतरनाक जानवर है, चोट पहुंचा सकता है। नहीं भेड़िया। जेन भी मसाल लेकर कूद पड़ी भेड़िया के साथ। जेन की मसाल ऊपर से ऐसी लग रही थी जैसे कि रोशनी चल रही हो जमीन पर। सक सक। जेन और भेड़िया के हमले से हड़बड़ा उठा मीन, और जेन की मसाल के वार से तो घबरा कर देखते ही देखते वह वापस पास ही एक छोटे से पोखरे में कूद गया और गायब हो गया। आज बचा लिया जेन, नहीं तो 2 भागों में बांट देता वो मुझे। भेड़िया, तुम शायद ये नहीं जानते कि हर जानवर आग से डरता है। हर रात के बाद सुबह होती है, और उस रात के बाद भी सुबह हुई। थोड़ी ही देर में जेन और भेड़िया वहां पर आ गए। बहुत ही अनहोनी सी बात लग रही है कि वहां पर उन जानवरों को इकट्ठा देखकर फूजो ने हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकृति के जानवरों को एक जगह एकत्रित कर रखा था। कुछ ही देर में फूजो अलग अलग जानवरों की भाषा में बोलने लगा। क्रू का उफ उफ। फूजो उन्हें अवगत करा रहा था मीन की उपस्थिति से कि वो किस प्रकार का जानवर है और कैसे हमला करता है। चिया वाह, लग रहा था जैसे कि कोई सभा हो रही है इन मोटी बुद्धि वाले जानवरों की। चिंखा। अंत में वो सभा समाप्त हुई जानवरों की विदा होने से, और वहां पर रह गए सिर्फ फूजो, जेन और भेड़िया, चिंता में डूबे हुए कि जानवरों की सुरक्षा का क्या प्रबंध किया जाए। उस दिन जेन और भेड़िया सारे जंगल में घूमते रहे जानवरों की सुरक्षा के लिए, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। अगले दिन फिर सूरज उगा, लेकिन जंगल में शांति ऐसी थी जैसे कि कर्फ्यू लगा हो। आराम से बैठा था ये हिरन का जोड़ा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें चिंता ही नहीं थी किसी बात की। तभी
स्प्लैश! दलदल दलदल से उठे उस सैलाब की छींटें आ पड़ी उन आराम कर रहे हिरनों पर, और छींटों के पीछे पीछे आ पहुंचा वो सैलान जो जानवरों की मौत का पैगाम था। लेकिन ये क्या, कुछ भी हाथ नहीं लगा मीन के, क्योंकि वो असली नहीं था। लेकिन इससे पहले कि मीन कुछ समझ पाता, तो वो फंस चुका था भेड़िया की चालों में। कोई और साधारण जानवर होता तो चल जा कोई और साधारण जानवर होता तो चल जाता, लेकिन ये मीन था जो भेड़िया से टकरा रहा था। धौर! भेड़िया को भी संभालते संभालते देर लगी, और मीन ने भेड़िया को फुर्ती के साथ मारना शुरू कर दिया। लेकिन जब भेड़िया मीन पर हमला करता, वो जमीन में घुस जाता और दूसरी जगह से निकलकर भेड़िया पर हमला कर देता। बौखला रहा था भेड़िया इस हमले से, क्योंकि जब भेड़िया मीन को मारता तो वो जमीन में घुस जाता। इसलिए भेड़िया ने मीन को अपने पूंछ में जकड़ने की सोची। क्यों ना इसे पूंछ में जकड़ूं। आखिरकार भेड़िया के हाथ में आ गया मीन और जकड़ लिया उसे अपनी पूंछ में। मीन तो आखिर मीन है। एक पल में ही उसने भेड़िया के पूंछ को एक जबरदस्त झटका मारा और तिलमिला उठा भेड़िया उस दर्द से। पकड़ भी ढीली पड़ गई पूंछ की, और कटी पूंछ हवा में लहरा गई और मीन समा गया धरती में। छप! भेड़िया तो इधर अपनी पूंछ जकड़ के बैठा था, और उधर जेन नदी के किनारे बैठी थी ये देखने के लिए मीन नदी में आता है कि नहीं। अचानक उसे लगा कि नदी के किनारे मिट्टी के चट्टानों से निकलकर पानी में कोई समा गया है, और जेन कूद पड़ी पानी में। दूरी पर रहकर उसने उसका पीछा किया। अचानक कुछ देखकर रुक गई जेन, और वहीं से वापस होली जेन ऊपरी किनारे की तरफ। किनारे पर पहुंचकर जेन करने लगी इंतजार भेड़िया का। ओह! भेड़िया ना जाने कहाँ रुक गया। आखिरकार भेड़िया नजर आया, लेकिन उसकी हालत देखकर चीख पड़ी जेन। बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था भेड़िया अपनी कटी पूंछ के कारण। कोबी! जल्दी जेन दौड़कर अपनी जीप की तरफ भागी और अपना फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। कुछ ही देर में पूंछ का उपचार कर दिया जेन ने। अनावश्यक पूंछ के हिस्से को अलग करना पड़ा जेन को। और फिर जेन ने जो देखा भेड़िया को बता दिया। भेड़िया, मैं तुम्हें उस जगह ले चलती हूँ। यानी मेरा अंदाजा सही था, वो नदी से ही आता है। तभी जेन अपने जीप से एक ऑक्सीजन का सिलेंडर और ले आई, और जिसे भेड़िया ने लगाया, और दोनों कूद पड़े पानी में। कुछ ही देर में दोनों वहां पर थे जहां मीन उस चट्टान रूपी दरवाजे में गया था। अब भेड़िया थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि चौंक उठा। क्यों भेड़िया, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मैंने पहले ही तुम्हारे साथी को देख लिया था, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे, इसकी बात पानी में कैसे सुनाई दे रही है? हा 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 हा। भेड़िया, ज़्यादा आश्चर्य नहीं करो, तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो, और तुम्हारे सिर्फ सोचने मात्र से ही मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ। और अब तुम बचने की तैयारी करो, क्योंकि पानी में मेरी ताकत 10 गुनी हो जाती है। और अब तुम मेरी ताकत का नमूना देखो। अपने से दुगनी चट्टान को खिलौने की तरह उठा लिया मीन ने, और उछाल दिया भेड़िया की ओर। चट्टानों से बचते बचते भेड़िया उलझ गया झाड़ियों में। जेन को भेड़िया ने इशारे से हटा दिया, जिससे कि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। हा 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 हा। भेड़िया, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। मेरी एक टक्कर ही तुम्हारे लिए काफी है। बौखला उठा भेड़िया अपने तरफ आते मीन को देखकर। ऐसे समय में भेड़िया की घायल पूंछ ही कुछ कर सकती थी। लहू से लाल होने लगा पानी। एक दर्दनाक झटके ने भेड़िया को अलग कर दिया झाड़ियों से। भेड़िया के हट जाने के कारण वो सीधा कठोर चट्टान से जा टकराया। और जब मीन चट्टान से अलग हुआ तो क्रोध से पागल हो गया, अपना सबसे खतरनाक हथियार खोकर। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें भेड़िया, अब नहीं छोड़ूंगा। बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला किया मीन ने। उसके हमले को देखकर लग रहा था जैसे कि भेड़िया शायद नहीं बचेगा। चारों ओर चट्टान थी और निकलने की जगह एक हाथ की भी नहीं। और इधर भेड़िया खड़ा खड़ा ना जाने क्या सोच रहा था। जबरदस्त टक्कर थी मीन की।
टक्कर के कारण बहुत सी धूल उठ गई और सब कुछ अस्पष्ट हो गया। भेड़िया की तो अब हड्डियां ही मिलनी बाकी रह गई थी। कुछ ही देर में मिट्टी के कण पानी में बैठने लगे और पानी साफ हो गया। मीन तो उस चट्टान से टकराकर वहीं पर अपनी जीवन लीला अपने ही हाथों समाप्त कर चुका था और भेड़िया ऊपर की तरफ निकल चुका था। गुस्से में आदमी पागल हो जाता है और अपना आपा ही खो बैठता है। तब तक चट्टान के पीछे से जेन भी निकल आई और भेड़िया का हाथ पकड़कर चट्टान के एक और ले चली, जहां पर मीन से मिलता जुलती एक लाश पड़ी थी। किसी जानवर द्वारा नोची खचोटी, शायद जानवरों द्वारा। लाश मीन की मादा की थी। भेड़िया सारी बात समझ गया और दोनों किनारे की ओर चल दिए। किनारे पर अब मैं समझ गया जेन कि मीन ने उन 3 रीछों को क्यों मारा, क्योंकि उन 3 रीछों ने उसी उसी की मादा को मारा होगा। ओह, बाकी के जानवर उसने गुस्से में आकर मारे बदले की भावना से। बिल्कुल सही। मैंने तो जब मीन का पीछा करते वक्त उसकी मादा की लाश देखी तभी समझ गई थी। तुमने ठीक कहा मीन। मीन उसी के गम में ये सब कर रहा था। किसी के गम में पागल हो जाना भी तो ठीक नहीं है, क्यों जेन? हाँ कोबी, इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।